साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने एक पार्ट कर लिया था काव्य शास्त्र का और उसमें मैंने कुछ सवाल आप लोगों के लिए छोड़े थे कि आप लोग उसके जवाब देंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ज़्यादातर लोगों ने जवाब नहीं दिया है। तो भाई जवाब नहीं दिया है तो हमने कहा कि चलिए शुरुआत करा ही देते हैं। आज उससे भी सवाल जो भी छूट गए हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो जितने भी साथी आ गए फटाफट लाइक कर दें और जितने भी साथी जुड़ गए हैं सबसे निवेदन है कि वो फटाफट लाइक कर दें जिससे क्लास आगे बढ़ सके और इसी बहाने आपका चलिए आगे बढ़ा जाए। तो यहां पर क्या है कि काव्य के दो प्रधान भेद हैं। क्या है? काव्य के दो प्रधान भेद हैं। यहां पर हम लोगों ने पहले ही दो की चर्चा कर दिया है, लेकिन वो कौन कौन से हैं? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, यानी इसके दो भेद हैं। एक तो दृश्य काव्य है और दूसरा क्या है? श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य के भी तीन भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? गद्य, पद्य और चंपू। यानी दृश्य काव्य के दो प्रधान भेद हो गए, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, और श्रव्य काव्य के पुनः तीन भेद हो गए, गद्य, पद्य और चंपू। श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो हम लोगों ने अभी देख लिया था कि श्रव्य काव्य के कितने भेद हो जाते हैं। तो श्रव्य काव्य के तीन भेद हो जाते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। कितने भेद हो जाते हैं? गद्य, पद्य और चंपू। ठीक है, तो चंपू जो है के भेद भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं? किसकी दृष्टि से? स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ सवाल कल हम लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, स्वरूप विधान की दृष्टि से काव्य के कितने भेद हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो स्वरूप विधान की दृष्टि से अगर बात करें तो महाकाव्य, रूपक, आख्यायिका, कथा और मुक्तक। स्वरूप विधान की दृष्टि से
काव्य के कितने भेद हैं? तो स्वरूप विधान की दृष्टि से महाकाव्य, रूपक, आख्यायिका, कथा और मुक्तक हैं। ठीक है, अगला सवाल, विषय के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? विषय के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? ऐप पर आज फिर से नोटिस नहीं आया है। विषय के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? तो एक होगा ख्यात वृत्त, यानी जो सबको मालूम हो, या ऐतिहासिक भी हो सकता है वो, और एक वह है जो कल्पित कथा होगी। एक कथा जो होगी कला पर आश्रित होगी, कलाश्रित होगी, और एक शास्त्र पर आधारित होगी। शास्त्राश्रित, यानी विषय के आधार पर अगर काव्य के भेदों की बात की जाए तो ख्यातवृत्त, कल्पित, कलाश्रित और शास्त्रश्रित, ये आपके भेद हो जाएंगे। अगला, समास के आधार पर गद्य के कितने भेद हैं? सारे नए और बढ़िया सवाल हैं। समास के आधार पर गद्य के कितने भेद हैं? तो यानी किस कथा में किस प्रकार के समासों का प्रयोग किया जाता है, इस दृष्टिकोण से यह सवाल आपका बना है। ठीक है, फटाफट बताएं। समास के आधार पर, यानी किसमें समास की अधिकता होती है, किसमें समास की कमी होती है, किसमें समास बिल्कुल नहीं होता है, इस आधार पर यह बात निर्धारित होती है। फटाफट बताइए आप सब। देखिए, टेलीग्राम पे भी शायद आज क्लास नहीं शेयर हुई। समास के आधार पर गद्य काव्य के कितने भेद हैं, अगर इससे संबंधित सवाल पूछा जाए तो पहला उत्तर हो जाएगा मुक्तक। मुक्तक क्या होता है? एक प्रकार का समास इसमें नहीं होता है, सर्वथा इसमें समास का अभाव होता है मुक्तक में। दूसरा है चूर्णक। दूसरा क्या है साथियों? चूर्णक है। और चूर्णक में क्या है? अल्प समास होता है। कितने समास होते हैं? अल्प समास होते हैं, थोड़े समास होते हैं चूर्णक में। और फिर क्या होता है? उत्कलिका। क्या होता है? उत्कलिका। उत्कलिका होता है। इसमें समासों का बाहुल्य होता है। इसमें समासों का बाहुल्य होता है। ठीक है, समासों का बाहुल्य होता है, या बड़े बड़े समास होते हैं। तो ये हम समास के आधार पर जब गद्य के भेद करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है,
यानी समास के आधार पर गद्य के कितने भेद होते हैं? तो मुक्तक जिसमें अभाव होता है समास का, चूर्णक जिसमें अल्प समास होते हैं, और उत्कलिका जिसमें समासों का बाहुल्य होता है। ठीक है, अगला, बंधाबंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? बंधाबंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? यह भी अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। बंधाबंध के आधार पर समास के, बंधाबंध के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? यानी हम उसे क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य कहते हैं, प्रबंध काव्य कहते हैं और मुक्तक काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य कहते हैं और मुक्तक, और प्रबंध के भी, यानी यहां पर दो हो जाएगा, और प्रबंध के भी दो भेद हो जाते हैं, यानी एक हो जाता है महाकाव्य और दूसरा क्या हो जाता है? खंड काव्य। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। अगला, रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? यानी कोई काव्य कितना रमणीय लग सकता है? रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें ऑप्शंस आपके पास हैं, 1, 2, 3, 5 और 4। तो रमणीयता के आधार पर देखें तो यहां पर एक तो हो जाता है उत्तम काव्य, और एक हो जाता है मध्यम काव्य, और एक हो जाता है अधम काव्य। तो उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के काव्य यहां पर हो जाते हैं। कितने काव्य हो जाते हैं? उत्तम, मध्यम और अधम, यानी कुल 3 प्रकार के काव्य हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, छंद सद्भाव के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? क्या सवाल है? छंद सद्भाव के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? एक बार आप सब बताइएगा कि सवाल आज के कैसे लग रहे हैं। सवाल बढ़िया है, मस्त है कि नहीं है? तो सारे नए सवालों को रखने का प्रयास किया हूं। यहां है, छंद के सद्भाव के आधार पर काव्य के कितने भेद होते हैं? तो छंद के सद्भाव के आधार पर गद्य, पद्य और मिश्र, गद्य, पद्य और मिश्र, ये 3 तरह के काव्य होते हैं। ठीक है, इसके आगे जो सवाल थे ये हम लोग कल ही कर चुके थे। अब यहां पर और आगे के जो पीडीएफ में सवाल हैं उनको लेकर आते हैं। पहला सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? गुण विषयाद एसाम धुर्यो दार्य लक्षणाः इत एव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तितः। यानी इससे यह सिद्ध हो रहा है कि इसमें काव्य गुण की बात की गई है और इसमें काव्य गुण की परिभाषा दी गई है। तो यहां पर जो सवाल है वो काव्य गुण से है। ठीक है, यानी यहां क्या कहा गया कि गुण विपर्या, गुण के विपर्य, गुण के विपर्य को दोष कहा जाता है और दोष के विपर्य को क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। यह परिभाषा उसी से निर्मित है, उसी से ही बनी है। गुण विपर्याद एसाम धुर्यो दार्य लक्षणाः एता एव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तितः। अब यह जो परिभाषा दी है वह
भरत मुनि ने दी है। और कहां से दी है? तो उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उससे दी है। यानी दोषों का विपर्य ही गुण है, यह महत्वपूर्ण है। दोषों का विपर्य ही गुण है, दोषों का विपर्य ही गुण है। अगला सवाल, तमर्थ मवलंबते यो अगिनम ते गुणः स्मृतः। चलिए बताइए। अब यहां पर एक रचनाकार हैं जो कहते हैं कि काव्य के प्रधान भूत रस के आश्रित तत्वों का नाम गुण है, और यह ध्वन्यालोक से बात आती है। यानी इसके राइट आंसर हो जाएंगे आनंद वर्धन। माधुर्य का अर्थ नहीं है। अब आसान सा सवाल है, जब आप गुण पढ़ते हैं तो गुणों में आप माधुर्य पढ़ते हैं। जब आप गुण पढ़ते हैं तो गुणों में आप माधुर्य गुण भी पढ़ते हैं। तो यहां आपको बताना है कि माधुर्य में इन सब जो शब्द हैं, चलिए, तो माधुर्य का इसमें से अर्थ क्या नहीं है? माधुर्य का अर्थ नहीं है। आह्लादकता, समासिकता, श्रुति सुखदता या फिर आर्द्रता, ये आपके ऑप्शन से हैं। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करिए, तब मजा आएगा। ऐसे बिना कमेंट के मजा नहीं आता है। तो रितमा जी बी, कंचन जी बी, दीपमाला आर्या जी बी, सब लोग बी का ऑप्शन दे रहे हैं। सब लोग बी का ऑप्शन दे रहे हैं। अब अगर देखें हम माधुर्य का अर्थ, तो आह्लादकता भी है, मधुरता भी है, श्रुति सुखदता भी है, समास रहिता भी है। लेकिन यहां समासिकता दिया गया है, और उसमें क्या होता है? समास रहिता होता है। समास रहिता। अगर माधुर्य की बात की जाए तो उसका मतलब होता है समास रहिता, यानी माधुर्य गुण में समास नहीं होता है, और यहां सामासिकता दिया गया है। इस वजह से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला सवाल, जग करुण करुण में मधुर मधुर दोनों मिलकर देते रजकण, चिर करुण मधुर सुंदर सुंदर में कौन सा गुण है? अब यहां आपको काव्य गुण बताना है। क्या बताना है आपको यहां पर? सर मैं क्लास में था, सर। हाँ, डेट वो अभी 3 के बाद आएगी। अभी तो मैं लाइव ही हूँ, इसके बाद जाऊंगा। ठीक सर। तो यहां पर जग करुण करुण में मधुर मधुर दोनों मिलकर देते रजकण, चिर कर्ण मधुर सुंदर सुंदर में कौन सा गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या फिर समता? माधुर्य, ओज, प्रसाद या फिर समता? बताइए फटाफट। अब यहां देखिए कि यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा गुण है। अब माधुरी गुण क्या है कि बड़ा सहज होता है, बड़ा सरल होता है, और इसमें श्रृंगार रस आदि की अधिकता होती है, जो बार बार बहुत सुना जाए, पुनः पुनः कहा जाए, वही क्या है? माधुर्य गुण है। इसमें रसमयता होती है। ठीक है, तो इस अनुसार जो इसके उदाहरण हैं, अगर हम देखें
तो जग करुण करुण में मधुर मधुर दोनों मिलकर देते रजकण। ऐसा लग रहा है कि यहां पर नायक नायिका के आपस की बात है कुछ, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य। अब ये वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है, ये वाला सवाल साथियों बहुत बार पूछा गया है। विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिलता आवास, अश्रु चुनता दिवस उनका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। इसमें कौन सा काव्य गुण है? विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात। अब अगर माधुर्य गुण की बात करें तो इसमें संयुक्त अक्षरों का अभाव होता है, समास का अभाव होता है या बहुत कम समास होते हैं। ट से लेकर यहां पर क से लेकर म तक के स्पर्श वर्णों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ट, ठ, ड, ढ, अणा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर विरह की बात की गई है। मैं फिर से आपको समझाता हूं कि अगर चाहे विप्रलंब श्रृंगार हो चाहे वह संयोग श्रृंगार हो, दोनों ही स्थितियों में, चाहे वियोग श्रृंगार हो चाहे संयोग श्रृंगार हो, कोई भी स्थिति हो, दोनों स्थितियों में ही माधुर्य गुण होगा। क्या होगा? माधुर्य गुण होगा। तो यहां जो लोग प्रसाद कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? बताइए। तो अगर चाहे वह मिलन की स्थिति हो चाहे बिछुड़न की स्थिति हो, दोनों स्थितियों में हम उसमें क्या पाते हैं? माधुर्य ही पाते हैं, इसलिए माधुर्य राइट है। अगला सवाल। विप्र सुदामा बसत हो सदा अपने धाम, भीख मांगी भोजन करे ही जपत हरि नाम। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। विप्र सुदामा बसत हो सदा अपने धाम, भीख मांगे भोजन करे ही जपत हरि नाम। अब देखिए, अगर बहुत ही सहजता से अर्थ उसका निकल आए, श्रृंगार भी न हो, ओज भी न हो, क्रोध की बात भी न हो, तो फिर हमारा एक ही बचता है। क्या बचता है? प्रसाद बचता है। तो यहां पर प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता या विकसित होना। काव्य पढ़ते ही उसका अर्थ सीधे सीधे हमारे चित्त में जब व्याप्त हो जाए तो वहां पर प्रसाद होता है। अगले सवाल से पहले सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक आज बहुत कम है, कम से कम जितने लोग देखिए उतने लोग तो लाइक कर ही दीजिए ना, तब तो मजा आता है पढ़ाने में। ऐसे में लगता है कि मैं भी बिना मन से पढ़ा रहा हूं, आप भी बिना मन से पढ़ रहे हैं ना। तो एक बार लाइक बढ़ा दीजिए। तो विप्र सुदामा बसत हो सदा अपने धाम, भीख मांग भोजन करे ही जपत हरि नाम। तो जहां पर बहुत आसानी से अर्थ निकल आए, कोई भी दिक्कत न हो, तो वहां पर सीधे सीधे प्रसाद होता है। अगला, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। अब यहां भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। अब यहां पर भी हमें थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, थोड़ा भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। अर्थ अनायास ही, अर्थ अपने आप ही हमको मिल जा रहा है, ज्ञात हो जा रहा है। इस वजह से यहां पर भी क्या होगा? प्रसाद होगा। मृदु मंद मंद मंथर मंथर,
लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। अब इसमें कौन सा होगा? बहुत ही आसान है। क्या है? मृदु मंद मंद मंथर लघु लघु तरणि हंसन सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। अब यहां देखिए कि व्यंजना है, व्यंजक भाव है, सीधे सीधे अर्थ नहीं निकल रहा है। तो सीधे सीधे अर्थ नहीं निकल रहा और व्यंजक भाव है, तो सीधे सीधे हम क्या लगा देंगे? माधुर्य भाव लगा देंगे। ये वाला तो सभी लोग बता देंगे। अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। अब यहां पर सीधे सीधे किसी नायिका की बात की गई है, तो स्वाभाविक है कौन सा गुण होगा? इसमें भी माधुर्य गुण होगा। अगला, शुष्केन्द्वाग्निक्त स्वच्छ जलवत सहसैव च व्याप्नोक्त प्रसाद सौ सर्वत्र निहित स्थितः। यह परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। किसकी? प्रसाद की परिभाषा दी गई है कि प्रसाद गुण कहां होता है, प्रसाद गुण कहां पर होता है। तो इसमें मम्मट कहते हैं कि सूखे ईंधन में अग्नि और स्वच्छ वस्त्र में जल तुरंत फैल जाता है, उसी प्रकार चित्त को रस में और रचना में जो तुरंत व्याप्त कर दे वही प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुणों की स्थिति कहां होती है? तो प्रसाद गुण सभी रसों में होता है। कहां होता है? सभी रसों में होता है। प्रसाद गुण कहां होता है? सभी रसों में होता है। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएंगे? मम्मट हो जाएंगे। अब चलिए आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, फटाफट बता दीजिए। चलिए, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर लाइक कर देंगे तो अछूत हो जाएंगे हम। अरे भैया ऐसा नहीं है महाराज, लाइक कर देंगे तो आपका कुछ छिन नहीं जाएगा। चलिए, हिमाद्रि तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अब यहां क्या बताना है कि इसमें कौन सा गुण है? चलिए फटाफट बताइए, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हमें सीधे सीधे क्या मिल रहा है? ओज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? देशभक्त की बात जहां की जाएगी तो आपके मन में क्या आएगा? ओज आएगा। तो हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। कौन सा गुण हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। ओज गुण में क्या होता है? तेज, दीप्ति, जोश, आवेग, प्रताप। जिस रचना के स्वर्ण पठन चित्त में तेज, दीप्ति, जोश, आवेग का संचार हो उसको क्या कहते हैं? ओज गुण कहते हैं। ठीक है? चलिए ठीक है, अगला सवाल।
चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि लोल सागर खर भरे मन खरहर सब संदर्भ सुर मुनि नाग किंतर दुख टरे कट कट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोट निधान ही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहीं। अब ये तो किसी गलत नहीं होगा, बहुत आसान सा है, बताइए फटाफट। अब मैंने आपको बताया कि जहां पर भी कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, जहां पर युद्ध की बात की जाए, जहां पर आधे रा का अधिकतम प्रयोग किया जाए, टा वर्ग का प्रयोग किया जाए, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाए, समास की बहुलता हो, वहां पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। यहां भी एक आया उदाहरण, क्या है? भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसकी प्रश्न संख्या है 13। प्रश्न संख्या है 13, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो क्या होगा? इसमें भी एकदम सही बात है, एकदम सही जवाब दे रहे हैं, वाह भाई वाह, समझ में आ गया आप लोगों को इसका मतलब, बढ़िया, बधाई हो आप सबको। प्रसाद होगा, इसमें भी क्या होगा? प्रसाद। प्रसाद में कुछ चीजें जान लीजिए कि इसमें समास की बहुलता होगी, टा वर्ग का प्रयोग होगा, यानी टा वर्ग टा ठा ढा आढ़ा अड़ा, और र का प्रयोग अधिक होगा, कहीं उष्ट जैसे होगा, कहीं कार्य जैसे होगा, कहीं क्रम जैसे होगा, नहीं र के जितने भी रूप हैं उस तरह से होगा। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा, तो यह इसमें विशेषता आपको देखने के लिए मिलेगी। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी क्या लिखा है? एत एव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तता, यानी गुण के जो विपर्य हैं उनको हम दोष कहते हैं। गुण के विपर्य को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल है। भरत मुनि ने ही क्या कहा है कि गुण के जो विपर्य हैं उनको ही हम दोष कहते हैं। दोषा विपत्तय तत्र गुणाः संपत्तय यथा। दोष क्या है? विपत्ति है। दोष क्या है? विपत्ति है। और गुण क्या है? संपत्ति है। इस प्रकार किसने कहा है कि दोष विपत्ति है और गुण क्या है? संपत्ति है। इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है? अब ध्यान दीजिएगा, इनका नाम ही ऐसा होगा, इनका नाम ही ऐसे होगा कि लगेगा कि वाह गुरु, यानी दंडी। दंडी यानी डंडा। डंडा अगर किसी को मारोगे तो क्या कहेंगे कि भैया दोष विपत्ति है और गुण क्या है? संपत्ति है। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या सवाल है? मुख्यार्थ हतिर दोषो रसश्च मुख्यात् दास्राया द्वाच्या उभयो गिनः स्युस्या शब्दातेन ते स्वापि सह। अब यहां पर पूछा गया है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यानी बात की जा रही है कि जहां पर मुख्य अर्थ का हतिर दोषो, हत्या कर दी जाए, चलिए फटाफट बताइए। बहुत बढ़िया। आप जितने भी सवाल आएंगे साथियों वो सारे सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इसलिए आप सबको पढ़ते रहना है ध्यान से। और निश्चित तौर पर जितने सवाल आपको पढ़ा रहा हूं इनमें से सारे सवाल परीक्षा में आ सकते हैं, सारे के सारे सवाल। चलिए अब ये सवाल कौन अपनी परीक्षा में नहीं देगा? सारी परीक्षा में आएंगे ये सवाल। भरत मुनि के अनुसार काव्य दोष नहीं है। अब आपको मैंने बताया था कि भरत मुनि नाट्यशास्त्र में 10 काव्य दोषों का वर्णन करते हैं। कितने काव्य दोषों का? 10 काव्य दोषों का। और कौन कौन सा? अगूढ़ांतर,
अगूढ़, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अविप्लुतार्थ, न्यापेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत दोष। इस प्रकार से वो 10 काव्य दोषों का वर्णन करते हैं। अब इसमें कौन सा दोष का वर्णन वो नहीं करते, तो साथियों उन्होंने ग्रामत्व दोष का वर्णन अपनी रचना में नहीं किया है। अब यहां अगूढ़ है, अगूढ़ का मतलब है कि इसमें सीधी बात न कही जाए, बात को घुमा फिरा कर कहा जाए। अर्थांतर का मतलब क्या हो गया, अर्थांतर जहां अवर्णनीय का वर्णन हो, ठीक है। और फिर क्या है, एकार्थ, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग जहां पर ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ग्रामत्व दोष। भामह ने दोषों को कितने वर्गों में बांटा है? साथियों यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर एक नोटिस जारी हुई है और उस नोटिस को लेकर मैं अभी टीचर्स एकेडमी पर 11:05 पर आऊंगा। यानी 11:05 पर टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर यूपी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर एक नोटिस आई है, उस नोटिस को लेकर मैं हाजिर होऊंगा। सवाल है, भामह ने दोषों को कितने वर्गों में बांटा है? किसने? भामह ने। भामह ने दोषों को कितने वर्गों में बांटा है? तो सामान्य, वाणी और अन्य, 3 भागों में। सामान्य, वाणी और अन्य। याद रखिएगा भामह में कितने वर्ण हैं? तो भामह में 3 वर्ण है, भामह। तो 3 वर्गों में इन्होंने बांटा है और तीनों वर्गों को मिलाकर इन्होंने कुल कितना बताया है? तो इनकी संख्या उन्होंने टोटल कितनी मानी है? 26 मानी है। अगला सवाल है, भरत मुनि ने दोषों को किसने स्वीकार किया? ये और भाई ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देने का मन कर रहा है, लेकिन बता देता हूं क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। भरत मुनि के दोषों को किसने स्वीकार कर लिया? यानी इनमें से कौन सा आचार्य जिसने भरत मुनि के जितने भी दोष थे उसको यथास्थिति स्वीकार कर लिया कि चलो भैया हम दोष अलग से नहीं मानेंगे, इसी दोष को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो एक ऐसे आचार्य हैं दंडी, इन्होंने भी 10 दोष ही माने और भरत मुनि के द्वारा जो दोष माने गए थे उसी दोष को स्वीकार कर लिया। वामन ने दोषों को कितने भागों में बांटा? ध्यान रखिएगा, वामन ने दोषों को कितने भागों में बांटा? यह सवाल तो और बढ़िया है एकदम, मतलब क्या कहें, बहुत बढ़िया सवाल है। तो इन्होंने शब्दगत और अर्थगत, यानी शब्दगत और अर्थगत 2 भागों में बांटा और पुनः इन्होंने अर्थगत का भी भेद कर दिया और अर्थगत का जब भेद इन्होंने किया तो 2 भेद किया और शब्दगत के इन्होंने 3 भेद किए। कुल मिलाकर सवाल जब पूछा जाएगा कितने भागों में बांटा, तो 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। अगला सवाल है, मम्मट के अनुसार कितने काव्य दोष हैं? अभी ये सवाल पूछा गया, कहां पूछा गया? DSSB पीजीटी में पूछा गया कि मम्मट के अनुसार कुल कितने काव्य दोष हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बताइए। तो 37, 23 और 10, 37, 23 और 10, यानी उन्होंने शब्द, अर्थ और रस, शब्द, अर्थ और रस, इनको मिलाकर कुल दोषों की संख्या उन्होंने कितना कर दिया? दोषों की संख्या 37, 40, 20, 60, 10, 70, यानी उन्होंने कुल 70 दोषों को माना है। अगला सवाल, अनौचित्य दोष किसने दिया? बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी साथियों। अनौचित्य दोष को किसने दिया है? बताइए। अब यहां पर उचिता अनुचित विवेके औचित्यम, यानी औचित्य जो शब्द आता है, औचित्य जो शब्द आता है, इसकी चर्चा सबसे पहले विश्वनाथ ने की और विश्वनाथ के इसी शब्द को ही आधार बनाकर, विश्वनाथ के इसी शब्द को ही आधार बनाकर औचित्य संप्रदाय आता है। क्या आता है? औचित्य, औचित्य संप्रदाय आता है। ठीक है, क्लियर है सबका?
अनौचित्य दोष किसने माना? तो विश्वनाथ ने औचित्य शब्द दिया और उसी का औचित्य संप्रदाय किसने बना दिया? तो इसी का औचित्य संप्रदाय बना दिया साथियों किसने? क्षेमेंद्र ने बना दिया। यदि आप इसी तरह के सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो साथियों आपको हमारा बैच लेना चाहिए, जिस बैच का नाम है अभ्यास बैच। कैसे जुड़ेंगे? व्हाट्सएप करके 96 28 95 92 37, जिसमें आपको प्रैक्टिस, डेमो, मॉडल पेपर, डाउट्स क्लास और इसके साथ साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान देना है। हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ये अभ्यास हो गया बैच आपका, ये आप इससे जुड़ सकते हैं। अगला सवाल, मम्मट के दोषों को किसने स्वीकार किया? अभी हमने किसके दोषों को स्वीकार करवाया था? भरत मुनि के दोषों को। तो भरत मुनि ने 10 काव्य दोष माने और उसी 10 काव्य दोष को दंडी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। लेकिन यहां पर सवाल क्या बना कि मम्मट के दोषों को किसने स्वीकार कर लिया? अगर यह बता दो गुरु तो आपको रसगुल्ला खिलाएंगे। चलिए, यह सफेद वाला रसगुल्ला आप लोगों के लिए तैयार है। यह सवाल अगर जब आप कोई दे देगा तो उसको तुरंत रसगुल्ला खिलाएंगे, ठीक है। बताइए, मम्मट के दोषों को किसने स्वीकार किया? विश्वनाथ, मम्मट, आनंदवर्धन या फिर भट्टनायक? अब बताओ गुरु, तब जानी कोई जवाब दिया है तो 23 का सी दे रहे हैं ना। पहला ऑप्शन सही है। विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के दोषों को स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार किया? तो आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट ने कितना दोष माना था? तो मम्मट ने अभी बताया 23, 37, 23, 10 शब्द, अर्थ, रस, ये 3 प्रकार के दोषों को 70 माना और वही 70 दोष को विश्वनाथ ने मान लिया। कहा हां भैया आप सही कह रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि मम्मट के काव्य दोषों को विश्वनाथ ने स्वीकार किया और भरत मुनि के काव्य दोषों को दंडी ने स्वीकार किया। एक बार बता दीजिए, सवाल अच्छे हैं? फटाफट बता दीजिए सवाल कैसे लग रहे हैं, फटाफट बता दीजिए। जिसको अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक 50 पहुंचा दीजिए, अभी लाइक केवल 42 है, 50 लाइक पहुंचाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुरु ये उससे भी अच्छा सवाल आ गया। ये एकदम तगड़ा वाला सवाल है, छींटा मारा हुआ है, मतलब एकदम ताजा ताजा। सवाल क्या है साथियों? सवाल है केशवदास कितने काव्य दोष मानते हैं? सवाल है केशवदास कितने काव्य दोष मानते हैं? 23, 22, 34 या 70? केशवदास कितने काव्य दोष मानते हैं? तो केशवदास की बात करें तो उनका एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम क्या है? कवि प्रिया। ग्रंथ का नाम क्या है उनके? कवि प्रिया ग्रंथ का नाम है। रामचंद्र शुक्ल इनको क्या मानते हैं? अलंकारवादी मानते हैं। इनको क्या मानते हैं? अलंकारवादी मानते हैं और इनको भक्ति काल में स्थान देते हैं। चूंकि इनसे जो है वह रीति काल की शुरुआत भी नहीं मानते, वो चिंतामणि से मानते हैं। लेकिन जन्म देखें तो केशव का पहले हुआ, लेकिन केशव दास वास्तव में अगर देखें तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं ऐसी लिखी हैं जिसमें नायक नायिकाओं के भेद हैं। इसी तरह से इनका एक कवि प्रिया ग्रंथ है, तो कवि प्रिया में इन्होंने काव्य के दोष बताए हैं और काव्य दोषों की संख्या इन्होंने कितनी बताई है? तो 22 बताई है, यानी इन्होंने 22 दोषों की चर्चा की है। चलो गुरु, ये भी अच्छा सवाल है। सवाल क्या है? भिखारी दास कितने काव्य दोष मानते हैं? भिखारी दास कितने काव्य दोष मानते हैं? 2, 3, 5 या फिर 4?
तो भिखारी दास की बात करें साथियों, तो इन्होंने शब्दगत, वाक्यगत, अर्थगत और रसगत, इन्होंने कुल 4 प्रकार के दोष माने। कितने प्रकार के दोष माने भिखारी दास ने? तो इन्होंने शब्दगत, वाक्यगत, अर्थगत और रसगत। अब अगर बात करें कि ज्यादातर आचार्यों ने कितने प्रकार के दोष माने, तो ज्यादातर ने शब्द, अर्थ और रस माना है, वाक्यगत नहीं माना है। क्लियर है? इसी तरह के एक आचार्य हैं चिंतामणि और कुलपति मिश्र। क्या नाम है? चिंतामणि और कुलपति मिश्र। अब बात करेंगे कि चिंतामणि और कुलपति मिश्र ने काव्य दोष कितने माने हैं। तो चिंतामणि और कुलपति मिश्र ने शब्द, अर्थ और रस, शब्द, अर्थ और रस। तो चिंतामणि और कुलपति मिश्र ने 3 तरह के माने। भिखारी दास ने कितने तरह का माना? 4 तरह का माना। केशव ने कितना माना? 22 तरह का माना। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक आचार्य हुए जिनका नाम है सोमनाथ। आचार्य का नाम क्या है? सोमनाथ। तो पूछेगा कि सोमनाथ ने कितना माना? तो सोमनाथ ने भी शब्द, अर्थ, रस और उन्होंने एक वृत्त दोष माना है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वृत्त दोष आपसे पूछा जा सकता है कि वृत्त दोष नामक नवीन दोष की संकल्पना किसके द्वारा की गई? वृत्त दोष नामक नवीन दोष की संकल्पना किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे साथियों किसके द्वारा की गई? सोमनाथ के द्वारा की गई। इनमें से कौन शब्द दोष नहीं है? इनमें से कौन इनमें से कौन शब्द दोष नहीं है? चलिए फटाफट बताइए। तो श्रुति कटु, भाई ये तो शब्द ही कठिन है तभी मालूम चलेगा। अप्रयुक्त, जो शब्द प्रयोग में नहीं आने थे उसका प्रयोग कर दिया। प्रसिद्ध त्याग, ऐसा शब्द जिसकी प्रसिद्धि नहीं है उसको भी यहां के लाके पटक दिया। लेकिन इसमें एक दोष आया है जिसको हम क्या कहते हैं? अनंग वर्णन, यानी काव्य दोषों में यह जो है वह अनंग वर्णन नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि अनंग वर्णन इसमें नहीं आएगा। अब बताओ गुरु तू जाने, इसमें दोष पूछा है। क्या पूछा है? कि इन पंक्तियों में कौन सा दोष है? सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजक बरसो व्यग्र उदग्र जग जुगनी के अये अग्रगस्तन बरसो। वाह क्या बात है। तो आपको देखने में ही लग रहा है और सुनने में भी लग रहा है। तो जब भी सुनने में कठिन लगे तो क्या हो जाता है? श्रुति कटु दोष हो जाता है। तो ये कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे सुनने में ही ये कठिन लग रहा है। चलिए मोबाइल डाउन हो गया है। अभी 11:05 पर टीचर्स एकेडमी पर टीजीटी, पीजी और असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूज लेकर आ रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आई है। कवि के कठिनतर कर्म ही करते नहीं हम, धृष्टता पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करती विचारो उत्कृष्टता। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो क्या लग रहा है? तो इसमें भी इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इससे लग रहा है भैया कि इसमें भी श्रुति कटु दोष है। श्रुति कटु यानी जो सुनने में कठिन लगे। सवाल अच्छे लगे तो लाइक करते जाइएगा। सवाल है विभावोनुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा रसतामेति ख्याद्य स्थानाई स्थायी भाव सचेतसाम। अब यहां पूछा गया है कि यह विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव पर जो है यह परिभाषा किसकी है? फटाफट बताएं। विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव पर
यह परिभाषा किसकी है? तो साथियों इसमें आप सबको लग रहा होगा कुछ भी, हमें लग रहा है राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वनाथ हो जाएगा। अगला सवाल, संपर्कत्व काव्यरस यत्रु सर्वसान प्रति स प्रसादो गुणे ज्ञेयः सर्वसाधारण प्रक्रिया। यहां प्रसाद गुण के विषय में यह परिभाषा दी गई है। किस विषय में परिभाषा दी गई है? तो प्रसाद गुण के विषय में यह परिभाषा दी गई है। और यह प्रसाद गुण की परिभाषा किसने दी है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा साथियों आनंदवर्धन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनंदवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से न्यायापेत एक प्रकार का दोष है। कौन सा? न्यायापेत एक प्रकार का दोष है। और इसका मतलब क्या होता है? प्रमाण रहित होने का दोष। क्या होता है? प्रमाण रहित होने का दोष, जिसमें कोई प्रमाण न दिया जाए। ठीक है, वहां पर यह दोष होता है। एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा कटर कटर तंडुल चबात। हमने क्या कहा? कटर कटर तंडुल चबात। चबात। अब आप देखिए तो आपको सुनने में क्या लग रहा है? तंडुल चबात हरि हंसी हंसी के। क्या कहा गया कि कटर कटर तंडुल चबात हरि हंसी हंसी के। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पर यह बात हमको सुनने में कठिन लग रही है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रुति कटुत्व दोष हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि यार थूक के चाटा मत करो, तो इसमें कौन सा दोष होगा? अश्लीलत्व दोष होगा। ठीक है, तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक, आज के सवाल यहीं तक। आशा करता हूं कि आप सबको यह एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और इसी तरह का एपिसोड कल भी लेकर आएंगे हम। कल मिलते हैं फिर से। अभ्यास बैच से जुड़ना है तो व्हाट्सएप करें 9628959237 पर, क्योंकि आपके लिए, खास आपके लिए बैच बनाया गया जिसमें रिकॉर्डेड रहेगा, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज रहेगी, 10 मॉडल पेपर दिया जाएगा और आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, आपके डाउट्स भी क्लियर करवाए जाएंगे। तो ये खास आपके लिए बैच है। व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आइए न्यूज देखते हैं कि न्यूज क्या है टीचर्स एकेडमी यूट्यूब पर अभी तुरंत। धन्यवाद।